पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, जिसे नॉर्मल भाषा में टीबी या थाइसिस कहते हैं, उसके बारे में विस्तार से बताएंगे आज। मैं डॉक्टर JS रंधावा, जयपुर का एक होम्योपैथ। टीबी एक छूत वाली बीमारी है। ये एक से दूसरे में फैलती है। जो पैथोलॉजिस्ट हैं उनके कथन के अनुसार ये एक बेसिलाई है जो ट्यूबरकुल बेसिलाई कहलाता है। ट्यूबरकुलर बेसिलाई जब लंग्स के अंदर चला जाता है और वहां पर ही ये इस बीमारी के उत्पत्ति का कारण बनता है। फैमिली हिस्ट्री भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। अगर माता पिता को किसी को भी अगर टीबी की प्रॉब्लम है तो ये उसकी संतान को होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। जिन्हें पुराना ब्रोंकाइटिस है, लंग्स के अंदर जो गुटी का दोष है, लंग्स की जो धमनियों में खून के थक्के अटक जाते हैं, इन्हें बार बार सर्दी होती है, गंदी सीलन भरी जगहों पर जमीन पर जो रहते हैं, रुई और यहाँ धूल आदि के अंदर जो लगातार काम करते हैं, तो लंग्स के अंदर ये धूल और मिट्टी जब प्रवेश कर जाती है, यहाँ बहुत ज़्यादा जिन्हें धातुशय हो, बहुत ज़्यादा शराबी हों, रात को बहुत ज़्यादा जागते हों, इन कारणों से भी ये बीमारी होने की संभावना है। थाइसिस पहले लंग्स के एपिक्स पर हमला करती है। 3-4 महीने के बाद में लंग्स के शिखर पर, वहां से फिर ये नीचे के अंशों में, और यहाँ 2-3 महीने के बाद में ये नीचे के बेस की तरफ बढ़ जाती है। इस तरह ये 10 से 12 महीने के भीतर ही पूरे फेफड़े को रोगग्रस्त कर देती है। उसके बाद में फेफड़े, एक फेफड़े से ये दूसरे फेफड़े में चली जाती है। फेफड़ों के ऊपरी जगह को एपेक्स और नीचे की जगह को बेस कहते हैं। थाइसिस या पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के अंदर फेफड़ों में पहले ट्यूबरकुलर डिपॉजिट्स होते हैं, इन्हें गुटिका कहते हैं। ये थाइसिस की पहली अवस्था है। इसके बाद में ये जो डिपॉजिट ट्यूबरकुलर हैं वो कड़े हो जाते हैं, ठोस हो जाते हैं। निमोनिया की दूसरी अवस्था की में जैसे फेफड़े ठोस होते हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी ये ठोस हो जाते हैं। स्टेज ऑफ कंसोलिडेशन हो जाता है। इस अवस्था के अंदर फेफड़ा ठोस हो जाता है। ये दूसरी अवस्था। कुछ दिनों तक इस तरह ठोस रहने का भाव चलता रहता है और फिर छोटे छोटी कैविटीज, गड्ढे हो जाते हैं। इन गड्ढों में लंग्स का जो क्षय हुआ है वह अंश होता है। पीप पस इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। यह थाइसिस की तीसरी अवस्था है। इस अवस्था के बाद में रोगी को मुंह से लंग्स का जो क्षय हुआ अंश है, जो पीप है, पुट्रिड एक्सपेक्टोरेंट है, वो बलगम के साथ साथ निकलना शुरू हो जाता है। यह थाइसिस की चौथी अवस्था है। रोग अगर ज़्यादा दिनों तक रह जाता है तो फेफड़ों के अलावा ये दूसरे ऑर्गन्स के अंदर भी फैलता है। ये लंग्स की प्लूरा के अंदर जा सकता है, पेरिटोनियम में जा सकता है, जो स्टमक्स की मेम्ब्रेन्स होती हैं। लिम्फेटिक ग्लैंड्स के अंदर इन्लार्जमेंट हो सकती है। किडनी के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। ब्रेन के अंदर ट्यूबरकुलर बेसिलाइज जा सकते हैं। आंतों के अंदर, रेक्टम के अंदर, स्प्लीन के अंदर, लीवर के अंदर यह आक्रमण हो सकता है। इसे मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। छाती की क्या परीक्षा की जाती है? पहली अवस्था के अंदर विशेष कुछ समझ में नहीं आता है, पर खूब अच्छी तरह से देखने पर, ऑस्कल्टेशन करने पर, स्टेथोस्कोप के द्वारा सांस लेने और छोड़ने की जो गति है उसमें वेस्कुलर मर्मर कुछ घट जाता है। इंस्पिरेटरी मर्मर जो है, इंस्पायरेटरी मर्मर है, जो सांस लेने के टाइम में जो शब्द की तरह आवाज आती है,
वेवी इनटू डिस्टिंक्ट जर्क्स होता है और उसके भीतर एक तरह का सूक्ष्म कुड़कुड़ की आवाज होती है जिसे फाइन रेल्स कहते हैं। खांसने पर कुछ देर तक यह आवाज नहीं रहती है। परकशन के द्वारा छाती को उंगली से ठोकने पर जब देखते हैं तो स्वाभाविक जो रेजोनेंस है वो कुछ घटी हुई मिलती है। उसके अलावा रोगी जो पार्श्व उसके गले के अंदर जो क्लेविकल्स हैं उसके नीचे जो तलहथी पर अगर रखकर परीक्षा की जाए तो कुछ कम ही अनुभव मिलता है। दूसरी अवस्था के अंदर, इस अवस्था के अंदर जैसे फेफड़े ठोस हो जाते हैं, ऑस्कल्टेशन द्वारा वोकल रेजोनेंस जो बोलने की प्रतिध्वनि है वो बढ़ जाती है। ब्रोंकोपिनी जैसे शीशी में फूंकने की आवाज है या वायुनली के भुज में प्रतिध्वनि आती है उसकी। परकशन के द्वारा थोड़ी डल साउंड्स सुनाई देती हैं। इसके अलावा जो गले की हड्डी है जिसे हंसली कहते हैं के ऊपर और नीचे के अंश में कुछ गड्ढे से होकर नीचे धंस जाता है। जो हंसली है वहां पे सांस लेने और छोड़ने की जो गति है बहुत कम अनुभव होती है। तीसरी अवस्था के अंदर जो ठोस भाव है वो चला जाता है। फेफड़ों के जो गड्ढे हैं, इनफिल्ट्रेट ट्यूबरकुलर मासेज है, वो वहां इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। इस अवस्था में अगर ऑस्कल्टेशन करते हैं तो ब्रोंकोफनी, ब्रोंकियल ब्रीदिंग और नाना प्रकार की गड़गड़ाहट, रैटलिंग नॉइसेस सुनाई देती हैं। चौथी अवस्था के अंदर लंग्स का क्षय होना शुरू हो जाता है, वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। ऑस्कल्टेशन द्वारा जैसे ऊपर मैंने अभी आपको बताया, तीसरी अवस्था में ही फेफड़े के जो गड्ढे हैं पड़ जाते हैं। जहाँ गड्ढे रहते हैं उस जगह पर स्टेथोस्कोप लगाने पर बबलिंग रॉल्स होते हैं। ब्रीदिंग की जो ब्रोंकोफेनी है वो आवाजें सुनाई देती हैं। बबलिंग साउंड्स जो है वो बुलबुले फूटने की तरह के होते हैं। कैवर्नस ब्रीदिंग से किसी छेद या किसी बड़ी खोखली चीज के भीतर जब जोर से हवा जाती है तो वहां पे जो सौ सौ की आवाज है वो सुनाई देती है। चौथी अवस्था के अंदर जब परकशन करते हैं तो फेफड़ों का जो अंश ठोस है वहां डल साउंड है और जहां गड्ढे होते हैं वहां रेजोनेंस सुनाई देता है। ऐसे तीसरी और चौथी अवस्था के अंदर रोगी की छाती की जो बाहरी अवस्था है उसको देखने पर कितने ही प्रकार के लक्षण प्रकट होने शुरू हो जाते हैं। सीने के ऊपरी की जो पसलियां हैं, रिब्स की जो हड्डियां हैं अलग अलग और नीचे की हड्डियां सटी हुई दिखाई देती हैं। फेफड़े थोड़े सिकुड़ जाते हैं। फैल न सकने के कारण सांस खींचकर और छोड़ने के समय ऊंचे नीचे नहीं होते हैं। जहाँ गड्ढे या कैविटीज हो गए हैं वह स्थान सिकुड़ा हुआ रहता है। सीना इसमें लंबा संकरा हो जाता है, चपटा दिखाई देता है। हार्ट के आसपास सीने की जो दाहिनी तरफ है उस तरफ ये ज्यादा पाया जाता है। थाइसिस के जो लक्षण हैं उसमें थोड़ा सा भी परीक्षण करने पर थकावट होती है, सिर में दर्द होता है, कलेजा धड़कना शुरू हो जाता है। नाड़ी की जो गति है वो 1 मिनट के अंदर 70 से लेके 120-125 तक पहुंच जाती है। पतले दस्त हो सकते हैं, मुंह के अंदर घाव छाले हो जाते हैं। सिर के अंदर जो दर्द है, सीने में दर्द है, स्त्रियों के अंदर मासिक जो धर्म है उसमें गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। चेहरे का जो चमकीलापन है, बराबर जो बुखार बना रहता है, हेक्टिक फीवर होता है। रात के समय में नाइट स्वेट्स आते हैं, पसीना ज़्यादा आता है। पैर के तलवों के अंदर एड़ी में फूल जाती है। आंखों में तेजी
तेजी होती है, जीभ फटी होती है, पेशाब में ईंट के चूरे की तरह का तलछट इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा शरीर सूख जाता है, खांसी आती रहती है, बलगम के साथ में पस पीप खून निकलता है, मुंह में ताजा खून निकलता है, हाथ पैर और उंगलियां पतली हो जाती हैं और सिर मोटा हो जाता है। नाखून कछुए की पीठ की तरह टेढ़े हो जाते हैं, क्लबिंग ऑफ नेल्स हो जाती है। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस या थाइसिस के जो प्रधान लक्षण है, उसके अंदर मुंह से खून निकलना है। रोग को पहले, बीच वाली और अंतिम जो अवस्थाएं हैं, उसमें यह लक्षण रह सकता है। पहली अवस्था में ऐसा दिखाई देता है, कम दिखाई देता है, मनुष्य खूब अच्छा है, घूम फिर रहा है, एकाएक ही गले के अंदर सुरसुरी होती है, कुछ थोड़ी सी खांसी आने लगती है। उसके बाद में बहुत ज़्यादा परिणाम के अंदर फिर खून भी निकलता है। कभी कभी ऐसा नहीं भी होता है, बल्कि पहले थोड़ी थोड़ी खांसी आती है, खांसी के साथ में कभी कभी खून के छींटे आ सकते हैं। कुछ दिनों तक ऐसा ही होता है, उसके बाद में कुछ दिनों तक ये बंद भी हो जाता है और फिर से खून निकलने लगता है। इतनी ही बार इस तरह का खून निकलता है, ये बीमारी का प्रधान लक्षण। जो खांसी है वो पहली अवस्था में जो आती है वह सूखी होती है, इरिटेंट होती है, उत्तेजित होती है, और उसके बाद में बलगम निकलता है, उसमें झाग भी रहता है। इसके बाद में धीरे धीरे बीमारी ज्यों ज्यों पुरानी होती जाती है, त्यों त्यों ही फैन फिर नहीं निकलता है। पस की तरह पीला और हरा रंग का बलगम निकलना शुरू हो जाता है। ये निकला हुआ बलगम पानी में डालने में कुछ देर तक अलग ऊपर ही तैरता रहता है। खांसी से पहले जो खुशखुशी या ढीली रहती है, उसके बाद में ये रोग बढ़ने के साथ साथ पुरानी होती जाती है और उतनी ही कष्टदायक भी होती जाती है। टीबी के अंदर जो खांसी है वह सभी समय रहती है और थोड़े से भी काम करने से, परिश्रम करने से, हिलने डुलने से खांसी बढ़ जाती है। इसके अंदर जो बुखार है, थाइसिस का बुखार दिन रात बना रहता है। सवेरे बुखार कुछ घट सकता है, 99 100 तक जा सकता है। तीसरे पैर ये 101 102 तक चला जाता है। ज्वर पहले कुछ सेहरावन सा मालूम होता है, कम मालूम होता है, पर मलेरिया की तरह फिर इसमें कंपकंपी नहीं होती है। बुखार भोगने के बाद समय पसीना आता है। बीमारी की पहली अवस्था पसीना ना रहने पर भी अंतिम अवस्था में कुछ ज़्यादा पसीना आता है। पसीना रात में ज़्यादा है, रात के समय पसीने को नाइट स्वेट कहेंगे। ऐसा देखने में आता है कि थाइसिस जो बुखार है वो कुछ दिनों तक कुछ घटा रहता है, इसके बाद में फिर से एकाएक बढ़ जाता है। इसका कारण है जब नई ट्यूबरकुलर या गुटिका उत्पन्न होती है, ट्यूबरकुलर डिपॉजिट जब पैदा होते हैं, कंजेशन हो जाता है, फेफड़े और ज़्यादा ठोस हार्ड हो जाते हैं, उस समय ये ज्वार बढ़ जाता है। और उस समय जब ये कुछ इसमें रिकवरी होनी शुरू होती है तो फिर कुछ घटना शुरू होता है। शरीर इसमें सूखता है, खांसी रहती है। इन दोनों लक्षणों के द्वारा सहज ही टीबी को पहचाना जा सकता है। इसी रोगी को पहले खुशखुशी खांसी आती है, फिर वह दिनों दिन दुबला होता जाता है। वह ये देखने से भी समझ में आता है कि थाइसिस का जो महाकाल है वो आरंभ हो चुका। थाइसिस के रोगी को समस्त जो पेशियां हैं या चर्बी है उसका डिस्ट्रक्शन, क्षय होना शुरू हो जाता है, इसलिए शरीर कृश होता जाता है और चमड़ा, स्किन सूख जाती है। बहुत दिनों तक जब लगातार खांसी रहे, दिनों दिन शरीर सूख जाए, शरीर ज़्यादा देर तक कामकाज नहीं कर सके, धीमा बुखार है
पाचन शक्ति उसकी जब घट जाए, अगर ये लक्षण किसी और भी रोगी में दिखाई दें तो पहले टीबी का ही संदेह करना चाहिए, और ऐसे स्थान पर बीच बीच में उसके लंग्स की परीक्षा भी करते रहना चाहिए। पहली अवस्था के अंदर जो थाइसिस है उसका जो डायग्नोसिस है वो करना बहुत ही कठिन होता है। यदि किसी के एपेक्स के अंदर लंग्स के फेफड़ों की अपेक्षा कम रेजोनेंस होता है तो ऐसा अनुभव होता है कि जो उसका एपेक्स के अंदर जो हवा है वो कम प्रवेश कर रही है। सांस लेने के समय जो सेल्स हैं वह पाए जाते हैं तो समझ लेना चाहिए कि थाइसिस। दूसरी अवस्था के अंदर लंग, जैसे मैंने पहले बताया, हार्ड हो जाता है, ठोस हो जाता है। तीसरी अवस्था के अंदर कैविटीज बन जाती हैं। तीसरी और चौथी अवस्था के अंदर लक्षण स्पष्ट दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। थाइसिस में जो एपेक्स है, जो ऊपरी खंड है, वह लंग्स का, वहाँ बीमारी का पहले हमला होता है। जो लंग्स हैं वह साधारणतः दोनों ही फेफड़ों में ये बीमारी होती है। स्वस्थ बहुत ही कमजोर और दुबलापन हो जाता है उसका, बलगम थोड़ी निकलती रहती है, खांसी रहती है। बलगम के साथ में इलास्टिक फाइबर्स में जो रेशे हैं वो बढ़ जाते हैं, ट्यूबरकुलर बेसिलाई हैं वो पाए जाते हैं। तो अगर स्पूटम टेस्ट करते हैं तो उसमें भी थाइसिस पॉजिटिव आता है। फोड़े हो कि जो हैं लंग्स के अंदर, वो निचले खंड में बेस के अंदर अधिक होते हैं। साधारणतः एक तरफ के फेफड़ों में ही ये रोग अधिक हो जाता है। इसके अंदर जो स्वास्थ्य है वो थोड़ा दुबला है, कमजोर है। बहुत ज़्यादा परीक्षण परिणाम में बलगम निकलता है, वो पीप मिला हुआ होता है या सिर्फ ही पीप ही निकलती है। बलगम के अंदर इलास्टिक फाइबर्स रहते हैं, पर जो ट्यूबरकुलर बेसिलाई है, यहाँ जो थाइसिस के जो कीटाणु हैं वो इसमें नहीं पाए जाते। थाइसिस को अगर हम श्रेणियों के हिसाब से विभाग करें वो कितने प्रकार की हैं, तो यह लेरेंजियल थाइसिस कहलाती है एक, तो हेमरेज थाइसिस है। जो लेरेंजियल थाइसिस है ये प्रायः ऊपर जो तीसरी अवस्था है उसके अंत में ये दिखाई देती है या उसमें उत्पन्न होती है। रोगी साफ बोल नहीं सकता, गले की उसकी आवाज़ बैठ जाती है, आवाज़ में गड़बड़ी शुरू हो जाती है, वो फुसफुसाकर बोलता है। जो लैरिंक्स है इसमें ट्यूबरकुलर या गुटिकाएं होनी शुरू हो जाती हैं। जो हेमोरेजिक थाइसिस है इसके अंदर मुंह की राह से खून निकलना शुरू हो जाता है, हिमेटोपोटाइसिस कहते हैं इसे। हिमेटोसिस के अंदर फेफड़ों से जो खून निकलता है, पहले वो गले में सुरसुरी होकर खांसी आती है, इसके बाद में बहुत ज़्यादा परिणाम के अंदर झाग वाला, फैन वाला, चमकीला लाल रंग का खून मुंह में से निकलता है। इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा ये जो खून निकलता है इसको हिमेटोमेसिस नामक बीमारी भी कहते हैं। हिमेटोमेसिस के अंदर जो ओरिजिनल हिमेटोमेसिस है उसके अंदर जो फैन है वो नहीं रहता, रक्त का रंग इसमें कालीमा लिए हुए होता है, वॉमिटिंग निचली रहती है, रक्त के साथ में कभी कभी खाया हुआ पदार्थ भी निकल जाता है, पर इसमें खांसी नहीं होती। इसमें जो पाकस्थली है वहां से ही खून निकलता है, इसलिए उसका रंग मोस्टली ब्लैकिश होता है। जो माइट्री स्टेनोसिस अगर हार्ट के अंदर होता है वहां में, उसमें भी मुंह से खून निकलता है। एन्यूरिज्म अगर धमनी फट जाए उसके अंदर भी मुंह से खून निकल सकता है, परंतु इनके अंदर खांसी या बलगम पीप वाली नहीं होती। निमोनिक थाइसिस है जो है, निमोनिक जो थाइसिस है ये तीसरी तरह का थाइसिस है। इसके अंदर जो लंग्स का अंदर ये ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। इस जाति के जो थाइसिस है उसके लक्षण प्राय
कुछ कुछ निमोनिया की तरह होते हैं। निमोनिया में जैसे परीक्षा करने पर जो जो लक्षण दिखते हैं, इसमें भी उस तरह के ही लक्षण प्राप्त होते हैं। परंतु अगर इसमें टीबी है तो पहले फेफड़ों के ऊपर वाले हिस्से में और उसके बाद में ये नीचे वाले हिस्से में फैलता है। निमोनिया में ऐसा नहीं होता। जो हो, इस जाति का जो थाइसिस है उसकी गति बहुत तेज होती है। देखते ही देखते बीमारी बढ़ जाती है। बुखार ज़्यादा रहता है, 103 104 डिग्री तक। जब बुखार कम होकर आता है, शिवरिंग के साथ होता है, रात के समय बहुत ज़्यादा पसीना आता है, खांसी भी रहती है, भूख कम लगती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दुबला हो जाता है। इसमें प्रायः 1 से 2 महीने लग जाते हैं और कभी कभी रोगी बिना उपचार के मर भी जाता है। अधिकांश रोगी इसमें कमज़ोर हैं। मुंह की राह से बहुत ज़्यादा लाल खून निकलता है। लंग्स फेफड़ों में छेद होकर फुसफुस की आवाज़ है, जो मेम्ब्रेन है उसमें जब हवा घुस जाती है या उससे निकल जाती है, लीक हो जाती है, तो रोगी की मृत्यु हो सकती है। इसे न्यूमोथोरिक्स भी कहा जाता है। जो न्यूमोथोरिक्स है, इसमें क्या लक्षण पाए जाते हैं? ये एकाएक सांस जब लेने में और छोड़ने में भयंकर कष्ट हो, तेजी से सांस और लेने में और छोड़ने में ठंड लगती हो, सूद की तरह की नाड़ी हो जाए, सीना एक तरफ से फूल जाता है, उसमें असहाय दर्द होती है। न्यूमोथोरिक्स के जो और लक्षण हैं, अगर ये लक्षण किसी और रोगी में दिखाई दें तो समझ लें कि रोगी के मरने का समय आ गया है और ये दुरोग्य हो सकती है। अंतिम तरह की जो थाइसिस है उसको फिब्रॉइड थाइसिस कहते हैं। इस जाति का जो थाइसिस है वो अक्सर निमोनिया, प्लूरेसी वगैरह बीमारियां जो पुरानी अवस्था है उसके बाद में उत्पन्न होता है। जो दूसरी तरह के जो थाइसिस हैं, उस तरह से इसमें बुखार और पसीना नहीं आता है। इसमें बहुत ही तंग करने वाली खांसी आती है। खांसी के साथ बदबूदार पीप की तरह का बलगम निकलता है। ये इसका प्रधान उपसर्ग है। इसमें हमेशा एक ही फेफड़े में ये बीमारी होती है। जब चेस्ट की परीक्षा की जाती है तो ऑस्कल्टेशन द्वारा, जैसे पहले भी बताया गया है, एपेक्स के जो भाग है लंग्स का, ऊपर का जो भाग है, वहाँ पर ब्रोंकियल ब्रीदिंग, ब्रोंकोफोनी और वोकल रेजोनेंस की वृद्धि हो जाती है। जो ब्रोंकियल साउंड्स है वो तीसरी और चौथी अवस्था के अंदर जो कैविटीज हैं उसमें भी ये लक्षण दिखाई देते हैं। इसके अलावा जिधर रोग रहता है उधर सीना दब जाता है। हार्ट की अपनी जगह से भी हट सकता है। जो लीवर है, स्प्लीन है, पाकस्थली है, वो ऊपर की तरफ चढ़ जाते हैं। जो फेफड़े हैं उनका जो आकार है वो छोटा हो जाता है और बीमारी की अंतिम अवस्था में रोगी फूल जाता है। पहले दस्त आने लगते हैं, कभी कभी मुंह से खून निकलता है और कितनी ही बार फेफड़े सड़कर रोगी के प्राण भी निकल जाते हैं। थाइसिस के जो प्रधान उपसर्ग हैं उसके अंदर स्वर भंग हो जाता है, बोलने की शक्ति कम हो जाती है, बहुत अरुचि हो जाती है, भूख नहीं लगती, मुंह के भीतर घाव हो सकते हैं, पतले दस्त हैं, शरीर के भीतर और अन्य ऑर्गन्स के अंदर ये बीमारी फैल सकती है। मल द्वार के अंदर नासूर हो सकते हैं, फेफड़ों में छेद हो सकता है, फेफड़ों का जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर से हवा निकल सकती है, उसमें प्रवेश कर सकती है। मस्तिष्क के जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर ये इन्फ्लामेशन टीबी का हो सकता है। मुंह से खून तो निकलता ही है, जीवन शक्ति उसकी हवास होती जाती है, मूत्र नाश विकार भी हो जाते हैं, आंतों के अंदर भी छेद हो सकता है, वहां से भी रक्तस्राव हो सकता है। ये 7 से 10 नंबर वाले जो उपसर्ग हैं जो मैंने अभी बताया, मूत्र विकार के अंदर जो
नाश होता है या आंतों के अंदर छेद होते हैं। ये इसके बाद में मोस्टली पेशेंट की मृत्यु हो जाती है। आइसिस के अंदर क्या क्या पाथ्य ले सकते हैं हम लोग इस बीमारी में? जैसे प्राय पाचन घट शक्ति घट जाती है, भूख नहीं लगती है, खाने पर भी पाचन नहीं होता है। इसलिए जब बुखार रहता है 101 102 डिग्री तक होता है, उस समय रोगी को केवल जलीय पदार्थ जैसे दूध दे सकते हैं, सागू, अरारोट, हॉर्लिक्स वाला दूध ये दे सकते हैं। गर्म दूध सवेरे, तीसरे पहर और शाम को, रात को भी दे सकते हैं। भूख के अनुसार कभी सभी समय के अंदर दूध दिया जा सकता है। यदि इस तरह एक पाव कर 4 बार उसको दिया जाए तो एक सेर हुआ। अगर रोगी सह सके तो 1.25 से 1.5 सेर तक दूध उसको रोजाना दे देना चाहिए। रोग अगर पुराना धारण कर लिया के साथ साथ रोगी कमजोर हो जाता है तो उसको बलकारक पाथ्य भी देने चाहिए। बीमारी पुरानी होने पर अवस्था में या जब सुबह बुखार 99.5 तक रहता है और तीसरे पहर में 101 102 डिग्री तक जब बढ़ जाता है तो उसकी भूख के अनुसार दिन में 9-10 बजे महीन पुराने चावल का भात दे सकते हैं, आप खिचड़ी दे सकते हैं, तीसरे पहर के अंदर दूध दे सकते हैं, उसको मछली का शोरबा दे सकते हैं, मूंग की दाल का सूप दे सकते हैं, जूस दे सकते हैं, शहद है, मिश्री है, बिस्किट्स दे सकते हैं। रात में सूजी की रोटी दें, दूध दे सकते हैं, मिश्री की को पानी के अंदर दूध के अंदर मिलाकर दे सकते हैं। जब रोगी को पतले दस्त आते हैं उस समय केवल पानी से बनी वाली चीज़ें और पानी का जो अरारोट है वो देना चाहिए। अगर अरुचि ज़्यादा रहे तो खट्टी चीज़ों में जो खट्टी चीज़ों में पाते हैं या कागजी नींबू का रस है, फलों में बेदाना है, मीठा अनार नारंगी है, जामुन है, मीठा आम दिए जा सकते हैं। पेट की गड़बड़ी अगर है तो वे मिल्क, छेने का पानी दिया जाए वो बहुत बढ़िया है। अगर रोगी अच्छी तरह से भूखा रहे और पाचन अच्छी तरह से होता रहे तो तीसरे पहर में अच्छे धीमे से पकाकर 2-4 पूड़ियाँ चीनी या मिश्री को थोड़ा सा नमक साथ मिलाकर उसको दिया जा सकता है। बहुत कमजोरी आ जाए तो मीट का सूप भी दे सकते हैं। होम्योपैथिक औषधियों के साथ में आप कुछ ब्रांडी भी, उसको नंबर 1 ब्रांडी को 1 ड्राम मिला पानी के अंदर मिलाकर भी दे सकते हैं। बहुत सी बीमारियों के अंदर ये प्राणघातक अवस्था के अंदर जो कमजोरी है उसको दूर करने में ये मदददायक है। उसके बाद में जो दवाएं इसके अंदर विशेष गुण करती हैं उसके अंदर बहुत सारी होम्योपैथिक दवाएं हैं जिसको मैं अभी आपको विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा। इसके अंदर रोगी का जो कमरा है वो हवादार होना चाहिए। उसको गर्म पानी से, गुनगुने पानी से रोज नहलाएं। उसको जो चमड़ा है वो नरम रहेगा, बुखार इससे घटता भी है। रोगी को खुली जगह पर छत में घूमने दें। ओजोन वायु जो है वो थाइसिस के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। पहाड़, समुद्र तट की जो जगहें हैं, जो रेगिस्तान से हैं, वहाँ पर जहाँ मनुष्यों का वास नहीं रहता, वहाँ जो ओजोन वायु है वो बहुत अधिक फायदा करती है। जो डाइट इसके अंदर ज़्यादा सुपाच्य है उसके अंदर आप चावल जो पुराने हैं, गेहूँ, मूंगी, चना, मक्खन, दूध, घी, मांस खाने वाला वह जो है वो उनको मांस दे सकते हैं। तेज धूप में सुखाकर बकरे के मांस का चूर्ण बनाकर उसकी भी सब्जी बना सकते हैं। मीठा पका हुआ केला दे सकते हैं, कटहल, खजूर, फालसा, नारियल, मुनक्का, किशमिश, मिश्री, आंवला, अड़ोसे के पत्ते, मिर्ची, जीरा,
सेंधा नमक दें। थाइसिस के अंदर जो निषेध हैं उसके अंदर आप पान, उड़द, कुल्थी की दाल मत दें। हींग, खट्टी चीज़ें, जो तीते पदार्थ हैं, कसेले पदार्थ हैं, लाल मिर्ची है, सेम है, ये चीज़ें इसमें मना है। अगर किसी इलाज से कोई फायदा ना हो तो हमें होम्योपैथिक दवाइयों की तरफ जाना चाहिए। इसके अंदर किस किस तरह की दवाइयाँ हैं वो मैं अब आपको बताऊं कि पहली अवस्था के अंदर आप इसमें आर्सेनिक दे सकते हैं। आर्स आयोड, काली कार, काली फॉस, कैलकेरिया कार, फॉस्फोरस, पल्सटिला, सल्फर पहली अवस्था के अंदर लाभदायक है। जो बढ़ी हुई अवस्था है, इन लेट स्टेज, आर्स, एसिड कार्बोलिक, आयोडियम, नेट्रम आर्स, साइलेशिया, स्टेनम, स्टेनम आयोड, ये मेडिसिन दी जा सकती हैं। जब इसके अंदर लेरेंजियल थाइसिस हो तो आर्सेनिक, रोसेरा, एसिड नाइट्रिक, सेलेनियम और स्पॉन्जिया आदि कार्य करती है। जब बहुत वेरी ऑफेंसिव एक्सपेक्टोरेंट, बहुत बदबूदार जब बलगम निकलती है तो कार्बो एनिमल, कार्बो वेज, कार्बोलिक एसिड, कोएकम, सोराइनम, साइलेशिया लाभदायक है। जब बदबूदार खून, पीप मिला बलगम आए तो नाइट्रिक एसिड लाभदायक है। अंतिम अवस्था के अंदर जब बदबूदार बलगम आती है तो फेलेंड्रियम कार्य करती है। होम्योपैथिक दवाएं जब इसके अंदर सर्दी खांसी हो जाए तो थाइसिस का जो एक प्रधान लक्षण है, इतनी ही बार में रोगी चिकित्सक के इसके लिए ब्राइनिया दे सकते हैं, फॉस्फोरस दें, फस्टॉक्स दे सकते हैं, स्टेनम, आयोडियम, कैलकेरिया, लाइकोपोडियम, सल्फर, कालीकार और बेलाडोना, आर्सेनिक, लेकेसिस दवाएं इसमें लक्षणों के अनुसार दे सकते हैं। सीने में जब दर्द होता है तो साधारणतः यह दर्द जो लंग्स की मेम्ब्रेन है, ड्यूरेटिक, या उसके अंदर जो मायल्जिक है, उसकी पेशियों के अंदर जो दर्द होता है उसमें यह दर्द होता है। तो उसमें यह बहुत ज़्यादा तकलीफ जब बढ़ जाती है तो सरसों को पीसकर उसका तेल भी आप उस छाती पर लगा सकते हैं, गर्म सिकाई कर सकते हैं और खाने के लिए उसे ब्राइनिया दे सकते हैं, रेननकुलस बल्ब दे सकते हैं, कालीकार, इस तरह की दवाइयाँ उसमें फ़ायदेमंद हैं। अगर माइल्जिक या पेशियों का जो मसल्स के अंदर जब दर्द होता है तो रेशमी वस्त्र या रुई वाले जो वस्त्र हैं वो शरीर पर हल्के वस्त्र पहनने चाहिए और सेवन के लिए उसे एकोनाइट, सिमिसिफुगा और ब्राइनिया दी जाती है। नाइट्रेट ऑफ एकोनाइट जो है वो 3x के अंदर 1-2 घंटे के अंतर पर भी दें तो फायदा अधिक होता है। जब बुखार है तो उस समय विशेष तौर पर वैसे तो कोई औषधि नहीं कार्य करती, उस समय उसे आराम ही दें। लेकिन अगर ज़्यादा ही बुखार बढ़ जाए तो फेरमेट, रेप्टिशिया, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, चाइना, आर्स हेल्प आदि देनी चाहिए। जो नाइट स्वेट है, रात को अगर पसीना बहुत ज़्यादा आता है तो अगेरिकस बहुत अच्छा कार्य करेगी। आर्स ऑयड, कैलकेरिया कार, ये भी रात के पसीने में, कैलकेरिया आयोड, कैलकेरिया फॉस, कार्बो एनिमल, चाइना, पैरम फॉस, पैरम आयोड, काली आयोड, लाइकोपोडियम, मर्क वाइफ, नेट्रम आर्स, सोराइनम, साइलेशिया, सेम्बुकस, जबरंडी, प्रकोनियम रात के पसीने में बहुत अच्छा कार्य करती है।
थोड़ा गर्म पानी में अगर थोड़ा सा रेक्टिफाइड स्पिरिट मिलाकर भी शरीर पर लगाएं तो उससे भी ये कुछ घट जाता है। जब इसके अंदर खून या ज़्यादा आता है तो ये इसके अंदर इपिकाक तब अच्छा कार्य करती है। हेमामिलिस, मैकोनाइट, सीकल कोर, मिलीफोलियम, लीडम, उसमें कुछ प्रधान दवाएं हैं। आइसिस के अंदर जो मुंह से रक्त आता है उसे देखकर सभी डर जाते हैं, पर यह प्राणघातक नहीं होता है। ये ज़्यादा ऑफन फैटल नहीं होता है, बल्कि इससे जो खून की अधिक कंजेशन है लंग्स के अंदर वो कुछ घट जाता है और तकलीफ कुछ घटती है। थोड़ा सा रक्त निकलने पर इतना सावधान ना रहा जाए तो भी काम चल जाता है। और अगर खून बहुत ज़्यादा मात्रा में आओ, रोगी का शरीर, मानसिक सभी परीक्षण बंद हो जाएं, स्थिर भाव से इसको सुलाने का प्रबंध करें। रोगी को बोलने पर अगर तकलीफ हो रही है तो उसे कम बोलने दें। उसे इस तरह से सुलाएं कि उसका खून उस अवस्था के अंदर, उस साइड के अंदर कम निकले। उसके अलावा अगर हार्ट के ऊपर भी आइस बैग्स लगाएं या पानी की पट्टी लगाएं तो उससे भी ये कुछ ब्लीडिंग रुक सकती है। जेरेनियम मैकुलेटम जो मेडिसिन है वो मदर टिंचर के अंदर 5-10 बूंदों के अंदर से लेकर 30 बूंदों की मात्रा के अंदर हर 2-3 घंटे के अंदर भी अगर देते हैं तो इससे भी खून आने बंद हो जाता है और कितनी ही ज़्यादा जो खून है वो निकलना भी बंद हो जाता है। जो डॉक्टर बोरिक हैं उनका भी यही कहना है कि शरीर के किसी भी स्थान से क्यों ना रक्त निकलता हो तो इसकी 2-3 मात्राएं अगर दें तो जेरेनियम मैकुलेटम जो है वो इसमें फ़ायदा करती है। जब इसके अंदर डायरिया या अतिसार बढ़ जाता है आइसिस के अंदर तो उसके अंदर चाइना, एलोज, मर्क्यूरिस सोल, सल्फर, आर्सेनिक, पल्सटिला, नक्स वोमिका, अर्जेंटम नाइट्रिकम अधिक फायदा करती हैं। इंडाइजेशन या जब पाचन शक्ति कमजोर हो जाए तो नक्स वोमिका, पल्सटिला, कार्बोवेज, अर्जेंटम नाइट्रिकम, क्रियोजोट, लाइकोपोडियम, आर्सेनिक और फेरम दवाएं इसमें अधिक फायदा करती हैं। नोजिया वोमिटिंग के अंदर जब वमन होता है तो उसमें गले के भीतर के भाग की परीक्षा करके अगर देखते हैं तो एस्ट्रिंजेंट्स उसमें उसकी ज़रूरत पड़ती है। अगर रोज़ सवेरे कह आती हो, खूब तड़के ही रोगी तकिए से उठते ही उसे थोड़ा सा गर्म पानी या थोड़ा गर्म दूध पिला सकते हैं। इपिकाक, आर्सेनिक, सेरमफॉस, क्रियोजोट, नक्स वोमिका, फॉस्फोरस इसमें कार्य करती है। आइसिस के अंदर जब सूजन होती है, ओडिमा होता है, तो ये रोगी की अंतिम अवस्था के अंदर ये उपसर्ग जब दिखाई देते हैं तो एपिस, आर्सेनिक, एपोसाइनम इसमें अधिक कार्य करती है। क्योंकि बेड पर मरीज पड़ा रहता है तो उसे बेड सोर्स भी हो सकते हैं, तो उस समय आर्निका या कैलेंडुला का जो ऑइंटमेंट है या इनके मदर टिंचर्स हैं वो 1 आउंस वैसलीन के अंदर 30-40 बूंदें मिलाकर भी आप लगा सकते हैं। बॉल्सम पेरू है वो 15-20 बूंदें हैं, वो वैसलीन के अंदर मिलाकर आप लगा सकते हैं। नींद इसके अंदर जब नहीं आती, अनिद्रा के अंदर, तो आप सारे शरीर को स्पंजिंग कर सकते हैं। पीठ और रीढ़ में जब स्पंजिंग करते हैं जो पसीना है वो धुल जाता है और उससे फिर अच्छी नींद आनी शुरू हो जाती है। आइसिस की और एक प्रधान दवाएं हैं, जैसे इसमें लेकैनन, फॉस्फोरस, आर्स आर्स आयोड आयोडियम,
हीपर सल्फ, साइलेशिया, सल्फर, स्टेनम, स्टेनम आयोड आदि बहुत अच्छा कार्य करती हैं। आर्सेनिक इसके अंदर 30 या 200 में जब देते हैं, जब इसमें ट्यूबरकुलर कैकेक्सिया हो जाता है तो बहुत ज़्यादा जब सांस लेने में कष्ट होता है, वो सो नहीं सकता है, तो उसके बाद में उसे बदबूदार, हरी और भारी बलगम निकलती है। बुखार जो है इसमें किसी भी समय में नहीं उसको छूटता, रोगी मुर्दे की तरह कमज़ोर होता है, प्यास तेज लगती है, तो इसको हम लो पोटेंसी के अंदर 2x 3x के अंदर दे सकते हैं। आर्स आयोड है, वो 30 के अंदर जब दुबलापन तेजी से बढ़ता है, हाथ पैर फूल जाते हैं, रात में पसीना होता है, उसके साथ में दस्त होते हैं, आर्सेनिक के जो दूसरे लक्षण हैं, उसके अंदर जब लैरिंक्स के अंदर ये बीमारी हमला करती है तो ये बहुत ज़्यादा फायदा करती है। स्टेनम आयोड है, जब बीमारी बहुत तेजी से बढ़ जाती है, इसके अंदर जो लक्षण हैं, उसके अंदर फेफड़ों के अंदर से पस निकलती है, तो उस समय ये ज़्यादा प्रयोग करने में लाभदायक। पैरामेट 30 के अंदर जो इसके अंदर थाइसिस है, जो पूरे शरीर के अंदर, सीने के अंदर इसमें दर्द होता है, जगह बदलने वाली सुई गड़ने जैसा दर्द होता रहता है, सूखी तकलीफ चाहे खांसी होती है, नाक से मुंह से खून निकलता है और दर्द वाले पतले पस दस्त आते हैं, सांस लेने में तकलीफ है, गर्मी से बीमारी कुछ घटती है, स्त्रियों के अंदर जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स हैं वो या तो रुक जाते हैं या उसके अंदर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। कैलकेरिया कार्प जो 30 या 200 में कब देते हैं, जब इसका कॉन्स्टिट्यूशन मिलता है। इतने ही स्थानों पर जब रोगी की पहली अवस्था के अंदर ये बहुत ज़्यादा फायदा करती है। स्त्रियों के अंदर जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स हैं वो जल्दी जल्दी आना शुरू हो जाता है, परिणाम में बहुत ज़्यादा आते हैं, गाल में या गले की जो ग्लैंड्स हैं वो फूल जाते हैं, पैर ठंडे हो जाते हैं, माथा गर्म हो जाता है, सिर में पसीना होता है, हाजमा इसमें घट जाता है, थोड़ा सा भी परिश्रम करने पर हांफता है, सर्दी खूब ज़्यादा नहीं इसमें लगती, सुबह पीले रंग का बलगम निकलता है और कभी कभी वो बदबूदार भी होता है। आयोडियम 30 तब लाभदायक है जब रोगी की पहली अवस्था के अंदर कंठमाला के अंदर या व्यक्तियों जिसमें गांठें हैं वो फूल जाती हैं, ग्लैंड्स इसमें फूले हुए होते हैं, पाचन शक्ति इसमें कम होती है, भूख भूख लगती है, भरपूर खाता पीता है पर फिर भी वो दुबला होता है, तो इस बीमारी में ये बहुत लाभदायक होती है। इसमें जो बलगम निकलता है वह लसदार लार का होता है, खून मिला हुआ होता है, इसमें नोजिया वोमिटिंग की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा होती है, उसके साथ में भी बलगम निकल जाती है। काली कार्प है वो 30 to 100 में कब देते हैं, जब शरीर के सभी स्थानों पर सुई गड़ने की तरह का दर्द होता हो, रात को 3 बजे खांसी बढ़ती हो, सीने में दर्द रहता है, समूची देह में पसीना होता है, ऐसा मालूम होता है कि मानो वो सीना खोखला हो रहा हो, बोलने में तकलीफ होती हो, पेट खाली सा मालूम होता है, बदबूदार डकारें आती हैं, कुछ भी खा ले आराम मालूम होता है और फिर बढ़ जाता है, खांसी के साथ में मटर की तरह के गोल दानों जैसी बलगम, पीप की तरह की बलगम निकलती है। रोग की पहली अवस्था और पुरानी अवस्था क्रॉनिक के अंदर या स्त्रियों के जो प्रेगनेंसी के बाद में या संतान को अधिक स्तनपान कराने वाली महिलाओं में दूध पिलाने के कारण जो बीमारी होने पर यह ज़्यादा फायदा करती है। फॉस्फोरस पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस थाइसिस दवाओं के राजा कहते हैं, किंग ऑफ रेमेडीज ऑफ थाइसिस है फॉस्फोरस। ये रोगी हमेशा खांसता रहता है, खांसी सूखी रहती है, सीने में दर्द है, गले में तकलीफ है,
खांसने से ये बहुत कष्ट होता है। शाम के समय गला बैठ जाता है, सांस लेने में कष्ट है, कंधों में दर्द चला जाता है। रोग वाले साइड है, वहां पे करवट से नहीं सो सकता। धीरे धीरे कमजोरी बढ़ती जाती है। हमेशा ही धीमा बुखार, हेक्टिक फीवर होता है। भूख नहीं लगती। बिना दर्द के पतले दस्त आते हैं। रात में पसीना आता है। लोहे के जंग की तरह का रंग का खून मिला हुआ बलगम निकलता है। यदि ये सब लक्षण किसी रोगी में मिले तो उसमें यह बहुत ज़्यादा फायदा करती है। फॉस्फोरस का जो पेशेंट है वो दुबला दुर्लभ होता है, तो उसमें खासकर अगर वो युवतियां हो तो बहुत ज़्यादा फायदा करे। इसको 30 या 200 पोटेंसी 10 या 20 नंबर की जो गोलियां हैं उसके अंदर दी जाती है। इसको आधा औंस डिस्टिल वाटर के अंदर मिलाकर एक दिन सवेरे दें, फिर कुछ दिनों तक इसकी राह देखें। बलगम कभी इसमें नमकीन और मीठा होता है, तो रोगी को कमजोर रहने पर 1 ml की शक्ति के ऊपर कभी भी ना दें। स्कैनम 30 तब कार्य करती है जब वक्षस्थल या चेस्ट के अंदर बहुत कमजोरी हो, खालीपन महसूस हो, वीकनेस ऑफ चेस्ट, शून्य महसूस हो, 2-4 शब्द बोलने के बाद में भी वो बोल ना सकता हो, कुछ देर के लिए वो रुक जाता है। ऐसी कमजोरी में ये प्रधान फायदा करती है। बलगम के साथ में गड़गड़ की आवाज आती है। पहले सफेद, फिर हरे रंग का बलगम निकलता है, जिसका स्वाद कुछ मीठा होता है। भोजन के बाद में पेट में भारीपन आ जाता है। एक बार जाड़ा, फिर गर्मी मालूम होती है। रात के समय में बहुत ज्यादा पसीना आता है। इसको भी निम्न शक्ति के अंदर बार बार जल्दी जल्दी ना दें। लाइकोपोडियम 30-200 में तब देते हैं जब मनुष्य बहुत दिनों से फेफड़ों की बीमारी भोग रहा हो। इसमें बीमारी में ये ज़्यादा फायदा करती है। ईद की तरह का ढेर का बलगम निकलता हो, दिन रात खांसी हो, उसमें खून निकलता हो, पस की तरह का बलगम हो, पके कागजी नींबू के छिलके की तरह के रंग का बलगम हो, हरा या सफेद बलगम निकलता हो, हेक्टिक फीवर हो, कलेजे में घड़ की आवाज आती है, खांसी आने पर के बाद में उसे बहुत ज़्यादा कमजोरी है, खट्टी गंध लिए हुए ठंडा पसीना आता है, हमेशा ही बाईं ओर के सीने को कसकर पकड़ता है लाइकोपोडियम का पेशेंट। इसमें उसमें सुई के गड़ने जैसी दर्द होती है, सांस के अंदर लेने में कष्ट होता है, पेट के अंदर इसमें वायु होती है, चेहरा पीला हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। ये सब लक्षण लाइकोपोडियम के अंदर बहुत अच्छे कार्य करते हैं। सल्फर इसमें 30 या 200 में तब देते हैं रोगी अगर हमेशा अपने शरीर के अंदर अगर बर्निंग सेंसेशन या आग की तरह की गर्मी महसूस करता हो, उसके पैरों में जलन होती हो, पैर वो बिस्तरे से चद्दर से बाहर निकाल लेता हो, सीने में भयानक दर्द है, पुरानी सूखी खांसी होती है इसके अंदर, कभी कभी पीप की तरह का बलगम निकलता है, पतले दस्त हो सकते हैं, बहुत सुबह प्रॉब्लम हो सकती है, ये सारी भूख नहीं लगती है। सेक्रोफुला जो कंठमाला धातु के जो पेशेंट्स होते हैं, बवासीर के रोगियों के अंदर, पाइल्स के रोगियों में यह बहुत ज़्यादा फायदा करेगी। अगर निमोनिया के साथ में टीबी की प्रॉब्लम है तो ये बहुत ज़्यादा फायदा करती है। इसका भी फॉस्फोरस की तरह ही प्रयोग कर सकते हैं बीच बीच में। थाइसिस रोग में जो प्राय कोई दवा विशेष तो नहीं है, लेकिन लक्षणों के हिसाब से हम लोग इसमें अगर देते हैं तो बीमारी आरोग्य हो जाती है। इसके अंदर थाइसिस के अंदर जो होम्योपैथिक मेडिसिन बताई गई हैं, केवल इसी के भरोसे ही आपको उपचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से भी ट्यूबरक्लोसिस के लिए बहुत अच्छा अभियान चल रहा है।
इसके अंदर आपके स्टेज के हिसाब से कि आप कौन सी अवस्था के अंदर हैं, उस हिसाब से 3 से 6, 9, 12 महीने तक आपको दवाइयाँ, एलोपैथिक दवाइयाँ दी जा सकती हैं और उसके साथ में ही टीबी के अंदर आपको राहत मिल सकती है। फिर भी अगर आपको होम्योपैथिक दवाइयाँ लेनी हैं तो आप साइड के अंदर ये मेडिसिन उनको यूज़ कर सकते हैं, पर किसी योग्य होम्योपैथिक चिकित्सक की सलाह के बाद ही आप ये दवाइयों का सेवन करें तो बेहतर होगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।